हेलो दोस्तों। जैसे कि ये जैसे कि ये 12th क्लास की सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और जब हमारे देश का बंटवारा हो गया तो उसके क्या परिणाम निकले। आइए इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं, और इस चैप्टर को मैं लाइन बाय लाइन समझाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नए राष्ट्रीय राज्य की चुनौतियां। सन 1947 के 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस रात संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया था। उनका यह प्रसिद्ध भाषण भाग्यवतु से चिर प्रति चिर भेंट या टच विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। अब ये हम ये भी जानते हैं कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो उन्होंने क्या किया था, जब देश आज़ाद हुआ तो उन्होंने एक संविधान सभा को संबोधित करते हुए एक भाषण दिया। उस भाषण को भाग्यवतु से चिर प्रति चिर भेंट हिंदी में और ट्रस्ट विद डेस्टिनी इंग्लिश में जाना जाता है। उस भाषण का नाम है ये। वो लाल किले पे खड़े हुए हैं, ये पोस्टर आपको मैं आगे दिखा दूंगी। हिंदुस्तान की जनता इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। अब आपने इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा है कि हमारी आज़ादी की लड़ाई में कई आवाज़ें बुलंद थी। भाई हम तो जो आज़ादी है उसका काफ़ी सालों से वेट कर रहे थे, है ना। हिस्ट्री की बुक्स में हमने पढ़ा भी है, और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, है ना। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बेचारे जो शहीद हो गए। सॉरी, मैं बेचारे शब्द यूज़ कर रही हूँ। बहरहाल दो बातों पर सबकी सहमति थी। पहली बात यह कि आज़ादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के ज़रिए चलाया जाएगा, और दूसरी ये कि सरकार सबके भले के लिए काम करेगी। इस शासन में गरीब और कमज़ोर वर्गों का खास ख्याल रखा जाएगा। देश अब आज़ाद हो चुका था और आज़ादी से जुड़े इन सपनों को साकार करने का वक्त आ गया था। अब इसमें क्या बताया हुआ है कि जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने से पहले ही ना हमारे जो नेता थे, हमारे जो लीडर्स थे, उन्होंने ये सोच लिया था कि हमें क्या करना है कि ना देश को लोकतांत्रिक सरकार बनाना है। मतलब हमें अपने देश को जो हमारा आज़ाद भारत होगा उसको लोकतंत्र, उसमें हमें लोकतंत्र को अपनाना है, ताकि जितने भी जो लोग हैं सभी लोगों को समान हम अधिकार दे सकें और सबके भले के लिए काम कर सकें। तो पहला जो हमारी जो शर्त थी एक तरीके से वो क्या थी कि हम लोकतंत्र को अपनाएंगे, और दूसरी ये थी कि सबके भले के लिए जो सरकार होगी वो काम करेगी, क्योंकि इससे पहले ब्रिटिश सरकार थी, है ना। तो इसीलिए अब यही था कि जो इसमें जो भी गरीब जो होंगे और जो कमज़ोर वर्ग का होगा, उस कमज़ोर वर्ग के होंगे उनका जो खास ख्याल रखा जाएगा। आप इसको आरक्षण के माध्यम से भी देख सकते हैं। देश अब आज़ाद हो चुका था, ठीक है। अब हमारा देश क्या है, आज़ाद हो गया है। अब ये जो आज़ादी से जुड़े हमने जो सपने सजाए हुए थे, अब उनको साकार करने का वक्त आ गया है कि जो चीज़ हमने सोची हुई थी अब इसको हकीकत में बदलने का समय आ गया था। लेकिन ये काम जो था वो कोई आसान नहीं था। देश तो आज़ाद हुआ, लेकिन देश के साथ क्या हुआ, हमें बंटवारा, मतलब आज़ादी मिली लेकिन बंटवारे के साथ। राष्ट्रीय राज्य के रूप में आज़ाद हिंदुस्तान का जन्म कठिन परिस्थितियों में हुआ। हिंदुस्तान सन 1947 में जिन हालातों के बीच आज़ाद हुआ, शायद उस वक्त तक कोई भी मुल्क वैसे हालात में आज़ाद नहीं हुआ था। मतलब भारत ही एक ऐसा देश है जो ऐसे हालातों में आज़ाद हुआ था कि इससे पहले कोई इस तरीके से देश आज़ाद नहीं हुआ। मतलब इतनी हिंसा किसी भी मतलब आज़ादी के टाइम पे नहीं हुई होगी जितनी भारत के आज़ादी के टाइम पे हुई थी। आज़ादी अब क्या था कि हमें आज़ादी तो मिली थी लेकिन देश के बंटवारे के साथ। सन 1947 का साल अभूतपूर्व हिंसा, विस्थापन और त्रासदी से का साल था। मतलब कि जब हमारे देश आज़ाद हुआ तो उसमें बहुत ज़्यादा हिंसा हुई, विस्थापन हुआ, क्योंकि देश का बंटवारा हो गया था। 14-15 अगस्त की रात तक लोगों को ये नहीं पता था कि हमारे देश का कुछ ऐसे लोग थे जिनको नहीं पता था कि देश का बंटवारा हो गया है, जो आम जनता थी उनको। तो क्या था ना कि एक जगह से दूसरी जगह जाना था, कि जो लोग पाकिस्तान में, जो लोग मतलब पाकिस्तान साइड से जहाँ पे जो हिंदू थे उनको आपके भारत में आना था, और जो मुसलमान थे उनको पाकिस्तान में जाना था। तो ये क्या था, बहुत ज़्यादा विस्थापन से भरा साल था। और वही लोग क्या कर रहे थे, हिंसा कर रहे थे। हिंदू मुसलमान को मार रहे थे, मुसलमान हिंदुओं को मार काट कर रहे थे। तो बहुत ज़्यादा त्रासदी से भरा साल था। आज़ाद हिंदुस्तान को इन्हीं परिस्थितियों में अपने बहुविध लक्ष्यों को हासिल करने की यात्रा शुरू करनी पड़ी। आज़ादी के उन उथल पुथल भरे दिनों में हमारे नेताओं का ध्यान इस बात से नहीं भटका कि यह नया राष्ट्रीय चुनौती की चपेट में है, ठीक है।
ये रहा मैं जो भाग्यवती से चिर प्रति चिर भेंट जो भाषण दिया था नेहरू जी ने, वो ये रहा। ये सारी जनता है और यहाँ पे नेहरू जी खड़े हुए हैं। ये लाल किले की जो प्राचीर से वो भाषण उन्होंने दिया था, इसी को बोलते हैं भाग्यवती से चिर प्रति चिर भेंट। ये रहा कि जो आज़ाद हिंदुस्तान था उसके सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ आई। ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि स्वतंत्र राष्ट्र के सामने, स्वतंत्र भारत के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ आई, उनको बताओ। तो 3 चुनौतियाँ इसमें बताई हुई हैं। पहली चुनौती कौन सी थी? एकता के सूत्र में बंधे एक ऐसे भारत को गढ़ने की थी जिसमें भारतीय समाज की सारी विविधताओं के लिए जगह हो। जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारत क्या है, विविधताओं से भरा देश है। यहाँ पे अलग अलग जाति, धर्म और भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। उनकी संस्कृति भी एकदम अलग है। जैसे कि राजस्थान में जाएंगे तो उनकी अलग भाषा है, ठीक है। बिहार में जाएंगे तो उनकी अलग भाषा है। आप पंजाब में जाओगे, उनकी अलग भाषा है, उनका पहनावा भी अलग है, खान पान भी अलग है। आप बिहार साइड जाएंगे तो वहाँ पे लिट्टी चोखा खाते हैं आई थिंक, और आप पंजाब साइड जाएंगे वहाँ पे पूरा आई थिंक क्या खाते हैं वहाँ पे पंजाब में, बाजरे की रोटी इस टाइप का खाते हैं। और आप और राजस्थान में दाल दाल बाटी खाते हैं। तो क्या है, उनका पहनावा भी अलग है, भाषा भी अलग है, संस्कृति भी अलग है। तो हर चीज़ क्या है, अलग है, हर डिफरेंट डिफरेंट है। तो ऐसे में भारत मतलब ऐसे में क्या है कि उनको एकता के सूत्र में बांधने की चुनौती थी कि सबको ऐसा महसूस कराया जाए कि आप सब क्या हो, समान ही हो। ऐसा कुछ नहीं है, आपकी संस्कृति अलग है, ठीक है, लेकिन सब क्या है, सब समान ही है। भारत अपने आकार और विविधताओं में किसी महादेश के बराबर था। भारत क्या है, उसका आकार भी बहुत बड़ा है और उसमें विविधता भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ अलग अलग बोली बोलने वाले लोग थे, उनकी संस्कृति अलग थी और वे अलग अलग धर्मों के अनुयायी थे, मतलब उनका धर्म भी अलग है। उस वक्त आमतौर पर यही माना जा रहा था कि इतनी विविधताओं से भरा कोई देश ज़्यादा दिनों तक नहीं एकजुट रह सकता। देश के विभाजन के साथ लोगों के मन में समाई ये आशंका सच साबित हुई। अब क्या था कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारत में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, और भी मतलब बहुत सारे धर्म के जो हैं वो लोग रहते हैं। तो लोग क्या सोच रहे थे कि भाई इतने धर्म को मानने वाले लोग और उनकी संस्कृति भी अलग है, तो ये ज़्यादा दिन तक एकजुट नहीं रह सकते। ऊपर से इन्होंने क्या किया, लोकतंत्र को अपनाने का सोचा है, तो फिर तो बहुत ही मुश्किल है। लोगों ने क्या करा था, मतलब ऐसी आशंका जता रहे थे कि ये तो ज़्यादा दिन तक टिक ही नहीं पाएगा। बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे थे। क्या भारत एक रह पाएगा? क्या ऐसा करने के लिए भारत सिर्फ राष्ट्रीय एकता की बात पर सबसे ज़्यादा जोर देगा और बाकी उद्देश्य को तिलांजलि दे देगा? क्या ऐसे में हर क्षेत्र और उप क्षेत्र पहचान की खारिज कर दिया जाएगा? उस वक्त का सबसे तीखा और चुभता हुआ यह सवाल भी था कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता को कैसे हासिल किया जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस थे लोगों के मन में, जो लोग पूछ भी रहे थे। सबसे पहली चुनौती कौन सी थी कि एकता के सूत्र में बांधने की, क्योंकि भारत विविधताओं से भरा देश है, तो इसलिए सबको एक कैसे किया जाए, सबसे बड़ी चुनौती तो हमारे पास यही थी। दूसरी चुनौती थी कि लोकतंत्र को कायम करने की। जैसे कि हमने इससे पहले ऊपर पढ़ा था कि जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले क्या था कि जो हमारे नेता थे, जो हमारे लीडर्स थे, उन्होंने पहले सोचा था कि जो हमारा देश होगा उसको हम लोकतंत्र अपनाएं, मतलब लोकतंत्र अपनाएंगे अपने देश में। तो लोकतंत्र को अब कायम कैसे करेंगे? आप भारतीय संविधान के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है और हर नागरिक को मतदान करने का अधिकार है। भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया। इन विशेषताओं से ये बात सुनिश्चित हो गई कि लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर राजनीतिक मुकाबले होंगे। लोकतंत्र को कायम रखने के लिए लोकतांत्रिक संविधान ज़रूरी होता है। इतना भर काफ़ी नहीं था। चुनौती यह भी थी कि संविधान से मेल खाते लोकतांत्रिक बर्ताव चलन में आए। अब इसमें ये बता रखा है कि जैसे कि हमें पता है कि जो लोकतांत्रिक देश होते हैं उसमें क्या होता है कि उसमें जो लोग होते हैं वो अपने नेता को खुद चुनते हैं, वहाँ पे इलेक्शंस करवाए जाते हैं और उनका संविधान होता है अपना एक। तो ये सारी चुनौती थी कि मतलब जैसे कि मान लो लोकतंत्र को अपना लिया, संविधान भी लेकर आ गए, लेकिन फिर उसको बर्ताव में भी तो लाना पड़ेगा ना, उसको चलन में भी लाना पड़ेगा। तो ये सारी क्या थी, ये चुनौती थी हमारे ऊपर। तीसरी चुनौती ऐसे विकास की थी जिसमें समूचे समाज का भला हो, ना कि कुछ एक तबके का। मतलब तीसरी चुनौती ये थी कि जो हम समाज का भला, एक तरीके से समाज का विकास या समाज का भला, उसमें ये था कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई जो अमीर वर्ग के लोग हैं उन्हीं का भला हो,
गरीब वर्ग दोबारा से पिछड़ा रह जाए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि सबका भला होना चाहिए। इस मोर्चे पर भी संविधान में ये बात साफ कर दी गई थी कि सबके साथ समानता का बर्ताव किया जाए और सामाजिक रूप से वंचित तबकों तथा धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष सुरक्षा की जाए। तो हमारा जो संविधान है उसमें ये बात साफ कर दी गई थी, एक तो भाई सबके साथ क्या है, समानता का व्यवहार किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी अमीर ने मर्डर किया है और किसी गरीब ने मर्डर किया है तो अमीर को थोड़ा कम सज़ा दिया जाए और गरीब को थोड़ी ज़्यादा सज़ा दी जाए, ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। सबको समान सज़ा दी जाएगी, चाहे वो कितने भी किसी लेवल का भी हो। दूसरे में तीसरी बात इसमें ये बताई हुई है कि जो वंचित तबके हैं, मतलब जिनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ है, जो अल्पसंख्यक हैं, जो थोड़ा सा माइनॉरिटी में हैं, उनको क्या किया जाएगा, थोड़ी सी विशेष सुविधा दी जाएगी। जैसे कि हम कुछ आरक्षण बोलते हैं ना कि आरक्षण दिया हुआ है, ये आरक्षण क्यों दिया हुआ है, पहले वो लोग उतना भुगत कर आए हैं, इसलिए उनको बस थोड़ा सा बाकी लोगों के जितना काबिल बनाने के लिए क्या किया गया, थोड़ा सा आरक्षण दिया गया ताकि वो लोग अपना विकास कर सकें। संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत लोक कल्याण के उन लक्ष्यों को भी स्पष्ट कर दिया जिन्हें राजनीति को पूरा करना चाहिए। अब असली चुनौती आर्थिक विकास तथा गरीबी के खात्मे के लिए कारगर नीतियों को तैयार करने की थी। अब क्या है, 3 चुनौतियां अगर हमसे पूछेगा तो हम बता देंगे। सबसे पहले चुनौती कौन सी थी, एकता के सूत्र में बांधने की। दूसरी चुनौती क्या थी, लोकतंत्र को कायम करने की। और तीसरी चुनौती क्या थी कि समाज सबका भला या फिर समाज का भला। अब हम एक चौथी चुनौती अपनी तरफ से भी डाल सकते हैं, आर्थिक विकास की चुनौती। और एक चुनौती हम एक और ऐड कर सकते हैं, गरीबी के खात्मे। क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, तो उस टाइम पे जो अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ों ने किसानों का इतना शोषण कर दिया था तो हम आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा पिछड़े हो गए थे। इस रीज़न से क्या था कि गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि वो लोग ना बहुत ज़्यादा टैक्स लिया करते थे। उन्होंने कुछ स्थायी बंदोबस्त लगाया कि अलग अलग टाइप के बंदोबस्त लगाए कि जो कर वसूल करने के लिए, कि चाहे आंधी हो तूफान हो कुछ भी हो, हमें तो तुमसे टैक्स लेना ही है। तो इस रीज़न से क्या हुआ कि एक तो खेती के जो जो मतलब मिट्टी होती है वो बहुत ज़्यादा, उसका उपजाऊपन ख़त्म हो गया। वो नील की खेती करवाया करते थे, तो मतलब बहुत ज़्यादा क्या था, हम आर्थिक रूप से पिछड़ गए थे। किसानों का तो उन्होंने अत्यधिक शोषण किया। आज़ाद हिंदुस्तान ने इन चुनौतियों के आगे क्या रुख अपनाया। जैसे कि अभी तो चुनौतियाँ होंगी, लेकिन भारत ने क्या देखा इनकी, तब अब क्या करना चाहिए, उनका क्या रुख अपनाया। संविधान में तय किए गए विभिन्न लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में कहाँ तक सफलता मिली। इस पूरी पुस्तक में इन्हीं सवालों की, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से पढ़ते हम। आज़ादी के तुरंत बाद राष्ट्र निर्माण की चुनौती सबसे प्रमुख थी। इससे पहले अध्याय में हम चुनौती पर, अच्छा ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से हम पढ़ते हैं। इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि आज़ादी के समय राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा का सवाल सबसे प्रमुख चुनौती के रूप में उभरा। इसके बाद हम अच्छा ये जो हमारा टॉपिक है सिर्फ इसमें ये बताया होगा कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो इम्पोर्टेंट नहीं है ये भी। ये रहा विभाजन और विस्थापन, कि जब भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो वो किस तरीके से हुआ और मतलब क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, उसके परिणाम क्या निकले। 14-15 अगस्त 1947 को एक नहीं बल्कि 2 राष्ट्र भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए। ऐसा विभाजन के कारण हुआ। ब्रिटिश इंडिया को भारत और पाकिस्तान के रूप में बांट दिया गया। मतलब कि पहले जो भारत था उसको ब्रिटिश इंडिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो अंग्रेज़ थे वो ब्रिटेन से आए हुए थे, इसलिए उसको ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। तो जो ब्रिटिश इंडिया था उसको भारत और पाकिस्तान दो टुकड़ों में बांट दिया गया। उसके बाद जिसके फलस्वरूप दोनों देशों के भूभाग को रेखांकित करते हुए सीमा रेखा खींच दी गई। मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की थी। इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुस्लिम नाम की 2 कौमों का देश था, और इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी कि पाकिस्तान की मांग की। अब इसमें ये बता रखा है कि जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग ना एक्चुअली एक मुसलमानों की सुरक्षा के लिए इसको बनाया गया था। आई थिंक 1906 या 1909 के आसपास। मुझे थोड़ा सा टाइम पीरियड में प्रॉब्लम मतलब याद नहीं आ रहा है, मैं एक बार कंफर्म करके बता दूंगी। तो क्या था, मुस्लिम लीग को बनाया गया और मुसलमानों ने क्या कहा कि जो ये आपका भारत है वो क्या है, वो सिर्फ हिंदुओं का देश नहीं है, एक कौम का देश नहीं है, बल्कि हिंदू और मुसलमान 2 कौमों का देश है।
इसीलिए जो मुसलमान थे उन्होंने क्या किया, जो आपकी मुस्लिम लीग थी उसने मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी कि जो पाकिस्तान था उसकी मांग की कि हमें पाकिस्तान दो अलग, हमें कुछ नहीं पता। कांग्रेस ने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत तथा पाकिस्तान की मांग का विरोध किया, लेकिन कांग्रेस ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि हमारा देश है उसका बंटवारा हो जाए। बहरहाल सन 1940 के दशक में राजनीतिक मोर्चे पर कई बदलाव आए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तथा ब्रिटिश शासन की भूमिका जैसे कई बातों पर जोर रहा। नतीजन पाकिस्तान की मांग मान ली गई। अब क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना एक कठिनाइयों के बाद और कुछ टाइम बाद जो कांग्रेस थी उसने क्या किया कि जो पाकिस्तान की मांग थी उसको मान लिया गया। ये सब किसके कारण हुआ था? एक तो ये जो अंग्रेज़ थे इन्होंने क्या किया था, एक नीति अपनाई थी, फूट डालो राज करो। तो इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों के बीच में फूट डाला अच्छे से, और इस तरीके से फिर उन्होंने मुस्लिम लीग बना ली। मुसलमानों को लग रहा था कि बस आज़ादी के बाद हमारा कुछ भी नहीं होने वाला, बस इन्हीं का राज रहेगा। कुछ ये सारे रीज़न उनके ये कुछ ऐसे थॉट उनके माइंड में बन गए और जिस वजह से ये विभाजन हुआ। विभाजन की प्रक्रिया, अब भाई ये तो तय हो गया कि चलो विभाजन होगा, लेकिन होगा कैसे, उसका प्रोसेस क्या रहेगा। फैसला हुआ कि अब तक जिस भूभाग को इंडिया के नाम से जाना जाता था उसे भारत और पाकिस्तान के दो देशों के बीच में बांट दिया जाएगा। ठीक है, ये विभाजन दर्दनाक तो था ही, इस पर फैसला करना और अमल में लाना और भी कठिन था। तय किया गया कि धार्मिक बहुसंख्या को विभाजन का आधार बनाया जाएगा। इसके मायने ये थे कि जिन इलाकों में मुसलमान बहुसंख्यक थे वह इलाके पाकिस्तान के भूभाग होंगे और शेष भारत कहलाएंगे। अब क्या हुआ कि ऐसा फैसला किया गया कि क्या किया जाएगा कि जिन इलाकों में मुसलमानों की संख्या ज़्यादा होगी उस इलाके को हम क्या करेंगे, उसको हम पाकिस्तान बना दिया जाएगा। लेकिन हमें कोई भी इलाका नहीं मिल रहा था कि जहाँ पे मुसलमानों की संख्या ज़्यादा हो। ठीक है, सिर्फ ऐसे दो इलाके थे जहाँ पे जो मुसलमान थे उनकी संख्या ज़्यादा थी। अब ये जो फैसला था कि हम पाकिस्तान बनाएंगे और इस तरीके से करेंगे, ये एक तरीके से दर्दनाक तो था ही, और उस पर फैसला करना, अमल में लाना और भी कठिन था, है ना। अब एक क्वेश्चन आ सकता है आपका कि जो बंटवारा हुआ, विभाजन हुआ, उसका आधार क्या था, किस आधार पर हुआ? तो वो धार्मिक आधार पर हुआ था। ठीक है, यह बात थोड़ी आसान जान पड़ती है, लेकिन असल में इसमें कई किस्में की दिक्कत थी। पहली बात तो ये कि ब्रिटिश इंडिया में कोई एक ऐसा इलाका ही नहीं था जहां मुसलमान बहुसंख्यक हो। ऐसे दो इलाके थे जहां मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी। एक इलाका पश्चिम में था और दूसरा इलाका पूर्व में था। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि इन दोनों इलाकों को जोड़कर एक जगह कर दिया जाए। इसे देखते हुए फैसला हुआ कि पाकिस्तान में दो इलाके शामिल होंगे, यानी पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, तथा इसके बीच भारतीय भूभाग का एक बड़ा विस्तार रहेगा। कि क्या फैसला हुआ था कि जिन इलाकों में मुसलमानों की संख्या ज़्यादा होगी उस इलाके को हम पाकिस्तान का नाम दे देंगे, और जो बाकी हिस्सा बच जाएगा वो क्या कहलाएगा, वो आपका हिंदुस्तान कहलाएगा। तो अब क्या था कि ऐसे इलाके थे जहाँ पे आपका मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी। एक तो था आपका पश्चिमी पाकिस्तान, कि जो अभी करंट में जो पाकिस्तान है वहाँ उसको पश्चिमी पाकिस्तान बोलते हैं। पूर्वी पाकिस्तान जो आपको आज जिसको हम बांग्लादेश कहते हैं वो पाकिस्तान ही था पहले, पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे उसको, लेकिन बाद में वो किस तरीके से बांग्लादेश को बन गया। अब इसके बाद क्या है, लेकिन अब हम किया क्या, जैसे कि अब इसमें बताया हुआ कि दो अलग अलग जगह थी, तो दो ऐसा किया गया कि चलो ठीक है, दो पाकिस्तान बना देंगे, एक पूर्वी पाकिस्तान एक बार पश्चिमी पाकिस्तान, क्योंकि दोनों इलाके को जोड़ के हम नहीं बना सकते ना पाकिस्तान, इसलिए दो पाकिस्तान बनाए गए थे। दूसरी बात यह कि मुस्लिम बहुल हर इलाका पाकिस्तान में जाने को राज़ी हो, ऐसा भी नहीं था। खान अब्दुल गफ्फार खान पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्वाद नेता थे। उनकी प्रसिद्धि सीमांत गांधी के रूप में थी और वह द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे। अब क्या था कि ज़रूरी थोड़ा ना कि जो हर मुसलमान है वो जो द्विराष्ट्रीय सिद्धांत है उसका सपोर्ट करें, ऐसा नहीं था। कुछ मुसलमान ऐसे थे जो द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे, लेकिन फिर भी क्या होता है कि बंटवारा तो हो ही गया। तो जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे उनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, और वो द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे और वो पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे।
तीसरी समस्या और भी विकट थी। ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। अब इसमें क्या बताया हुआ है कि जैसे कि आपको पता होगा कि आधा पंजाब भारत के पास है और आधा पंजाब पाकिस्तान के पास है। ऐसी जो बंगाल है वो आधा बंगाल पाकिस्तान के पास है और आधा बंगाल हमारे पास है। मतलब कि जो पश्चिम वाला बंगाल था तब उस टाइम वाला। तो जो पंजाब है उसमें क्या था, उसमें बहुत सारे मुस्लिम थे और कुछ आपके हिंदू थे। मतलब पंजाब के कुछ ऐसे इलाके थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा हिस्से में मुसलमान थे और कुछ गैर मुसलमान मुसलमान थे। तो फैसला हुआ कि क्या किया जाएगा कि ये जो प्रांत है ना, इनको भी आधा आधा बांट दिया जाएगा कि भाई ये वाले इसमें जितने पाकिस्तान होंगे, सॉरी जितने भी मुस्लिम होंगे उस एरिया को क्या किया जाएगा, आपका पाकिस्तान में दे दिया जाएगा, पश्चिम वाले को, ठीक है, पंजाब वाला। और जो भी गैर मुस्लिम आबादी वाले होंगे उनको क्या किया जाएगा, उनको हिंदुस्तान का हिस्सा रखा जाएगा। ऐसे में फैसला हुआ कि इन दोनों प्रांतों का भी बंटवारा धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर ही होगा और इसमें जिले अथवा उससे निचले स्तर के प्रशासनिक हल्के को भी आधार माना जाएगा। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को ये फैसला ही नहीं हो पाया था। इसका मतलब ये हुआ कि आज़ादी के दिन तक अनेक लोगों को ये पता ही नहीं था कि वे भारत में हैं या पाकिस्तान में। पंजाब और बंगाल का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुआ। अब भाई ये क्या था कि जो पंजाब और बंगाल का बंटवारा हुआ था वो बड़ा दर्दनाक था, क्योंकि क्या था कि जो भी हिंदू, जो जैसे कि मान लो जो हिंदू मुस्लिम वहाँ पे रह रहे थे, बहुत ज़्यादा मात्रा में हिंदू मौजूद थे और बहुत कुछ मतलब ऐसा ना कि जो पंजाब है आपका, उसके कुछ इलाकों में मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी और कुछ इलाकों में आपके हिंदू की आबादी ज़्यादा थी जो गैर मुस्लिम थे। तो अब क्या हुआ कि जब इनके बीच ना हिंसा शुरू हो गई, जो पंजाब और बंगाल में लोग थे, बहुत हिंसा हुई, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना खून खराबा, कि पाकिस्तान जो आपके मुस्लिम लोग थे वो हिंदुओं को का मार काट कर रहे थे और जो हिंदुस्तान के जो लोग थे वो किन को मार रहे थे, आपके पाकिस्तान वालों को मार रहे थे, मुस्लिम को मार रहे थे एक तरीके से। इसी समस्या से जुड़ी चौथी और विभाजन की सबसे अबुझ कठिनाई अल्पसंख्यकों की थी। सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे। जो इलाके अब पाकिस्तान में हैं वहाँ लाखों की संख्या में हिंदू और सिख की आबादी थी। ठीक इसी तरह पंजाब और बंगाल के भारतीय भूभाग में भी लाखों की संख्या में मुस्लिम आबादी थी। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में भी मुसलमानों की एक बड़ी आबादी थी। ये सब लोग एक तरह से शासक थे। इन लोगों ने पाया कि हम तो अपने घर में ही विदेशी बन गए। अब इसमें बताया हुआ है कि जो पाकिस्तान में जो लोग हैं वहाँ पे लाखों की संख्या में क्या थे, हिंदू थे, सिख थे, और पंजाब और बंगाल वाले जो इलाके थे उसके कुछ इलाकों में मुसलमानों की आबादी भी बहुत ज़्यादा थी। दिल्ली में भी कुछ ऐसे इलाके थे जहाँ पे मुसलमानों की आबादी थी। तो लोग ये सोच रहे थे कि हम तो अपने ही घर में विदेशी बन गए। जैसे कि अभी हम यहाँ पे रह रहे हैं, लोग आगे बोले कि अब तो ये तुम्हारा देश नहीं रहा, इसका तो बंटवारा हो चुका है। तो हम सोचेंगे कि यार ये क्या हो गया, तो अब हम तो अपने ही घर में विदेशी बन गए। जिस ज़मीन पर वह और उनके पुरखे सदियों से आबाद रहे, उसी ज़मीन पर वो विदेशी बन गए। जैसे ही ये बात साफ हुई कि देश का बंटवारा होने वाला है, वैसे ही हिंसा उन समुदायों के खिलाफ अभूतपूर्व स्तर पर शुरू हुई जो अपने अपने क्षेत्रों में संख्या में कम थे। इन कठिनाइयों से उबरने के लिए किसी के पास कोई योजना नहीं थी। शुरू में लोग बाग और नेता यही मानकर चल रहे थे कि ये हिंसा की घटना अस्थायी है और जल्द ही इस पे काबू कर लिया जाएगा। अब इसमें ये बता रखा है कि जब देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम पे क्या था कि कुछ लोग ऐसे थे जिनको पता ही नहीं था, क्योंकि अचानक हुआ ना ये सब, कोई प्लानिंग नहीं थी उसकी। आज़ाद हुआ तो उस टाइम पे लोगों को मतलब पता ही नहीं था कि वो हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में, कि अपने देश में विदेशी बन गए थे। अब जिन इलाकों में जिसकी संख्या कम थी, जैसे कि मान लो अगर कोई हिंदू एरिया है, वहाँ पे अगर मुसलमानों की आबादी कम थी तो वहाँ पे क्या हो रही थी, हिंसा हो रही थी। जो जो लोग थे वो मुस्लिम लोगों को मार रहे थे, और जिन इलाकों में हिंदू की आबादी कम थी उन इलाकों में क्या हो रहा था, मुसलमान हिंदुओं को मार रहे थे। तो ये बहुत ज़्यादा ना समस्या का विषय बन गया था। फिर क्या हुआ कि जो हमारे नेता थे उन लोगों को लग रहा था कि ये जो घटनाएं हो रही है, ये जो हिंसा हो रही है, ये जो वायलेंस हो रहा है, ये क्या है, ये अस्थायी है, टेम्परेरी है और इन पे जल्द ही ये काबू कर लिया जाएगा। लेकिन ये क्या था, ऐसा नहीं हो पाया। जो हिंसा थी वो बहुत ज़्यादा नियंत्रण से बाहर हो गई, हमारे कंट्रोल से बाहर चली गई। सीमा की तरफ
ऐसा किया गया कि जो कुछ समुदाय थे मतलब उनको चंद घंटों की मोहलत दी गई कि अब उनको अपने घर छोड़ने के लिए। जैसे कि मान लो कि अभी हम यहाँ रह रहे हैं और मतलब उस टाइम पे हम एक बार इमेजिन करते हैं कि कुछ लोग मुस्लिम वहाँ पे लाहौर साइड रह रहे हैं और उनको बोला जाए कि आप जो वहाँ पे जो गैर मुस्लिम उनको बोला जाए कि अब आपको क्या करना है, कुछ घंटों में अपने घरों को खाली करना है और आपको हिंदुस्तान में जाना है। तो मतलब कितना इंसान क्या क्या सामान पैक करेगा, क्योंकि आप ये चीज़ देखो ना कि भाई हम बचपन से यहाँ पे रह रहे हैं, हमारे पूर्वज यहीं पे रहे हैं, हमारा घर बाहर यहीं पर है, तो हम किसी नए देश में जाएंगे कहाँ पे रहेंगे। तो ये सारी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। जैसे कि हमने गदर मूवी आई थी, उसमें भी हमने देखा होगा कि उसमें शुरू में दिखाते हैं कि किस तरीके से बंटवारा हुआ था, उसमें जो लोग थे कैसे मार काट कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हुई। अब आता है विभाजन के परिणाम कि जब चलो देश का बंटवारा हो गया, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आया है ना, उसके परिणाम क्या आए। सन 1947 में बड़े पैमाने पर एक जगह की आबादी दूसरी जगह जाने को मजबूर हुई। आबादी का ये स्थानांतरण आकस्मिक, अनियोजित और त्रासदी से भरा था। मतलब कि जो बंटवारा हुआ इसकी एक तो कोई प्लानिंग नहीं थी और बहुत ज़्यादा अचानक हो गया ये, ठीक है। तो क्या था, त्रासदी से भरा था। मानव इतिहास के अब तक के ज्ञात सबसे बड़े स्थानांतरण में से ये एक था। मतलब कि अभी तक ऐसा कोई भी बंटवारा नहीं हुआ जो इस तरीके से हुआ हो, हमारे देश का ही हुआ था बस वो। भारत के धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से मारा। लाहौर, अमृतसर और कोलकाता जैसे शहर सांप्रदायिक अखाड़े में तब्दील हो गए। जिन इलाकों में ज़्यादातर हिंदू अथवा सिख आबादी थी, उन इलाकों में मुसलमान ने जाना छोड़ दिया। ठीक इसी तरह मुस्लिम बहुल आबादी वाले इलाकों से हिंदू और सिख भी नहीं गुजरते थे। जैसे कि मैंने बताया कि जहाँ पे मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी वहाँ पे हिंदू नहीं जाते थे, और जहाँ पे मुसलमानों की संख्या कम थी, जहाँ पे हम मुसलमानों की आबादी जाती थी वहाँ हिंदू नहीं जाते थे, और जहाँ पे हिंदू की आबादी जाती थी वहाँ ज़्यादा थी वहाँ पे आपके मुस्लिम नहीं जाते थे। अच्छा, अब इसमें ये बताया हुआ है कि जैसे कि ये ट्रेन दिखा रहे हैं, ये बता रखा है कि उस टाइम पे जो लोग थे वो जब जा रहे थे एक जगह से दूसरी जगह, मतलब हिंदुस्तान से पाकिस्तान और आपके पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ रहे थे, तो ये इस तरीके से ट्रेन में आ रहे थे। और ये देखो कि लोगों के पास बैठने के लिए भी जगह नहीं है, वो इस तरीके से मतलब बैठे हुए हैं, ऊपर छत पे बैठा हुआ है कोई कि चलो कैसे भी करके बस हम उस जगह अपने देश पहुंच जाएं। आपका ये रहा, लोग अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हुए। वे सीमा के एक तरफ से दूसरी तरफ गए और इस क्रम में लोगों को बड़ी से बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ा। ठीक है, अब क्या भाई, अब तो वो मजबूर हो ही गए, उन्हें तो जाना ही पड़ेगा ना अपना घर छोड़ के, जब देश का बंटवारा हो गया है तो। क्योंकि जो एक कहते हैं ना कि उधर लोग उनको रहने नहीं दे रहे थे, मार काट कर रहे थे, तो उनको एक तरीके से मजबूरी में अपना घर छोड़ना पड़ा, मजबूर हो गए वो एक छोड़ने के लिए। दोनों ही तरफ के अल्पसंख्यक अपने घरों से भाग खड़े हुए और अक्सर अस्थायी तौर पर उन्हें शरणार्थियों शिविरों में पनाह लेनी पड़ी। कल तक जो लोगों का अपना वतन हुआ करता था, वहीं की पुलिस अथवा स्थानीय प्रशासन अब इन लोगों के साथ रुखवाई का बर्ताव कर रहा है। अब मतलब इसमें बता रखा है कि जब एक जगह से दूसरी जगह लोग आ रहे थे, हिंदुस्तान से पाकिस्तान जा रहे थे और पाकिस्तान से हिंदुस्तान जो लोग आ रहे थे, अब भाई उनका घर बार तो वहाँ पे थे ना, अब आए हैं नहीं, अब वो कहाँ रहेंगे, अब किसी घर में तो कुछ नहीं घुस जाएंगे। तो वो शरणार्थियों में रहे, जो सीवर्स जो बना रखे थे शरणार्थी, उनमें उन्होंने पनाह ली, वहाँ पे रहे। और वहाँ के जो लोग थे, जैसे कि मान लो पाकिस्तान में जो पुलिस होगी वो ना बड़ा रुकवाई का मतलब बहुत ज़्यादा कहते हैं ना बड़ा गलत व्यवहार कर रही थी उन लोगों के साथ। तो ये बहुत ज़्यादा लोगों के लिए एक तरीके से ना बहुत अजीब सा गुजरा उन लोगों के ऊपर। लोगों को सीमा के दूसरी तरफ जाना पड़ा और उन्हें ऐसा हर हाल में करना था। अक्सर लोगों ने पैदल चलकर ये दूरी तय की। हज़ारों की तादाद में औरतों को अगवा कर लिया गया, उन्हें जबरन शादी करनी पड़ी और अगवा करने वाले का धर्म भी अपनाना पड़ा। अब क्या किया गया कि जो महिलाएं थी ना, अच्छा इस तरीके की जब कोई चीज़ें होती है, कोई भी वॉर होता है या कुछ भी होता है, तो महिलाओं को बहुत ज़्यादा उन महिलाओं पे बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है। तो क्या होता है कि जो महिलाएं थी उनके साथ मतलब ज़बरदस्ती उनको शादी की गई, उनको अगवा किया गया। अभी जैसे कि बांग्लादेश में किस तरीके से महिलाओं के ऊपर किया जा रहा था, मणिपुर में भी हम देख सकते हैं। और जब यूक्रेन और रशिया का जो वॉर चला था उसमें भी मतलब महिलाओं के साथ किस तरीके से मतलब गलत किया जा रहा था वो। तो ऐसे जब हमारे देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम भी महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती की गई,
उन लोग जो औरतें थीं उनको अगवा कर रहे थे, उनसे ज़बरदस्ती शादी मतलब उन्हें ज़बरदस्ती शादी करनी पड़ी जिन्हें अगवा किया गया था, और अगवा करने वाले का धर्म भी अपनाना पड़ा। पाकिस्तान में ना अब कुछ टाइम पहले अभी एक सीरियल बना था, मुझे उसका नाम ध्यान नहीं है। वहाँ पे दिखाते हैं कि एक मतलब जो पाकिस्तान में आई थिंक हिंदुस्तान में लड़की होती है और उसको लाहौर जाना था जब देश का बंटवारा हो गया था। तो उस टाइम पे जब वो जा रही होती ट्रेन में, तो उसको कुछ एक पंजाबी सिख होता है, वो उठा लेता है और उससे वो शादी आई थिंक करता है, करने के लिए बोलता है, उस अपने घर ले आता है उसको। तो क्या था कि वो कहता है कि क्या है, हमारा धर्म तो अपनाइए ना, इस तरीके से था वो सीरियल। तो ऐसी जो मुस्लिम्स लोग थे वो भी इस तरीके से ही कर रहे थे, उनको ज़बरदस्ती शादी करके उनका धर्म अपनाना पड़ रहा था। कई मामलों में यह भी हुआ कि खुद परिवार के लोगों ने अपने कुल की इज्जत बचाने के लिए बचाने के नाम पर घर की बहू बेटियों को मार डाला। मतलब कुछ फैमिलीज़ ऐसी थी जिन्होंने अपनी बहू बेटियों को मार दिया, क्योंकि दरिंदे के हाथ में क्यों देना कि उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए उन्होंने खुद ही मार दिया। बहुत से बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए। जो लोग सीमा पार करने पर किसी तरह सफल रह पाए उन्होंने पाया कि वह बेठिकाना हो गए। मतलब कि बहुत सारे ऐसे लोग थे, एक तो पैदल चल के दूरी तय कर रहे थे, ठीक है, हिंदुस्तान से पाकिस्तान जा रहे थे और पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ रहे थे। अब क्या था, लेकिन वो तो बेठिकाना हो गए ना। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो माँ बाप से बिछड़ गए, जैसे कि मैंने गदर मूवी का एग्जाम्पल दिया, वो जो लड़की थी वो अपने माँ बाप से बिछड़ जाती है। तो इस तरीके से मतलब अब तो वो बेठिकाना हो गए। इन लाखों शरणार्थियों के लिए देश की आज़ादी का मतलब था महीनों और कभी कभी सालों तक शरणार्थी शिविरों में ज़िंदगी काटना। मतलब कि जो लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए थे, पाकिस्तान से हिंदुस्तान जा रहे थे, वो क्या था, शरणार्थियों पर रहेंगे ना, किसी घर में तो जाके नहीं हो सकते। तो उनका मतलब क्या था कि कभी कभी महीनों, कभी कभी सालों तक जो शरणार्थी बने हुए हैं, वो जो सीवर्स बने हुए हैं, उनमें रहना। भारत और पाकिस्तान के लेखक, कवि तथा फिल्म निर्माताओं ने अपने उपन्यास, लघुकथा, कविता और फिल्म में इस मारकाट की निरंकुशता का जिक्र किया। विस्थापन और हिंसा से पैदा दुखों को अभिव्यक्ति दी। विभाजन की विविधता का जिक्र करते हुए रचनाकारों ने अक्सर वही जुल्मा इस्तेमाल किया जो इस विपत्ति को झेलने के लिए बंटवारे का जिक्र करते हुआ करते। अब इसमें बता रखा है कि जो भारत और पाकिस्तान के लेखक थे, कवि थे, फिल्म निर्माता थे, उपन्यास जो भी लिखते हैं वो थे, लघु कथा जो होती है, कविताएं, फिल्म, जो ये मारकाट जो भी होती है, वो उन्होंने क्या किया, अपनी फिल्म में दिखाया। गदर मूवी में दिखाया था, है ना, एक भाग मिल्खा भाग मूवी आई थी, उसमें दिखाया था कि किस तरीके से जब बंटवारा हो तो फैमिली, मतलब जो लोग हैं उन्होंने एक तरीके से अपना मतलब क्या कहते हैं, उस हिंसा को देखा या झेला, ये सारी चीज़ें दिखाई। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उस पर उपन्यास लिखते हैं और कविताएं लिखते हैं, इस सारी मारकाट को दिखाते हैं, है ना, बंटवारे के बारे में। इन सबों के लिए बंटवारे का मतलब था दिल के दो टुकड़े हो जाना। विभाजन में सिर्फ संप्रदा, देनदारी और संपत्ति का ही बंटवारा नहीं हुआ, इस परिसंपत्तियों का भी बंटवारा नहीं हुआ। इस विभाजन में दो समुदाय जो पड़ोसों की भांति रहते थे, अब वह हिंसक अलगाव का शिकार हो गए। अब इसमें क्या बताया हुआ है, अब इसमें ही बताया हुआ है कि जो देश का ही बंटवारा नहीं हुआ, मतलब एक होता है ना दिल के दो टुकड़े हो जाना। जैसे कि मान लो कि हमारे घर के अंदर हमारे भाई बहन रहते हैं, जब उनकी शादी हो जाती है तो फिर वो कहते हैं ना कि अब हम अलग होना चाहते हैं, है ना, तो एक होता है ना दिल के दो टुकड़े हो जाना। तो ऐसे जब बंटवारा हुआ तो तब उस टाइम पे यही एक तरीके से हमारे पास भी सिचुएशन थी। देन इसमें बताया हुआ है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे देश में जब सीमाओं के एक रेखा खींच दी गई, ये पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है, बस लो बंटवारा हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत सारी चीज़ों का बंटवारा हुआ था। वित्तीय संपदा के साथ साथ टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर और पुलिस के विद्या यंत्रों तक का बंटवारा हुआ था। मतलब कि जो आपके जो सामान थे ना, इवन टेबल कुर्सी तक, इन सब चीज़ों का भी बंटवारा हुआ था। और जो पुलिस थी उनका भी बंटवारा हुआ था। सरकारी और रेलवे के कर्मचारी का भी बंटवारा हुआ। अब तक साथ साथ रहते आए दो समुदायों का यह एक हिंसक और भयानक विभाजन था। अनुमान किया जाता है कि विभाजन के कारण 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़कर सीमा के पार जाना पड़ा। विभाजन की हिंसा में तकरीबन 5 से 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। ठीक है, मतलब 80 लाख लोगों को क्या था, यहाँ से पाकिस्तान जाना पड़ा, एक जगह से दूसरी जगह छोड़ के, अपना घर बार छोड़ के जाना पड़ा। और कम से कम 5 से 10 लाख लोगों ने क्या किया, अपनी जान गंवा दी थी।
प्रशासनिक मुश्किल और वित्तीय कठिनाइयों के अतिरिक्त विभाजन के साथ कुछ और गहरे मुद्दे जुड़े हुए थे। भारत के नेता द्विराष्ट्रीय सिद्धांत पर यकीन नहीं करते थे। बहरहाल विभाजन तो धर्म के आधार पर ही हुआ। क्या इस वजह से भारत अपने आप एक हिंदू राष्ट्र बन गया? मतलब कि जो विभाजन था, चलो वो हो गया, ठीक है, हिंदू उसमें रह भी गए, धर्म के नाम पे मतलब धर्म के नाम पर एक तरीके से विभाजन हो गया, तो मतलब क्या भारत जो है हिंदू राष्ट्र बन गया? ऐसा लोगों के क्वेश्चन थे। विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी पाकिस्तान चली गई। इसके बावजूद 1951 के वक्त में भारत की कुल आबादी में 10 से 12% मुसलमान थे। ऐसे में यह सवाल था कि भारत अपने मुसलमान नागरिकों तथा दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध, पारसी और यहूदियों के साथ क्या बर्ताव करे। बंटवारे के कारण हिंदू और मुसलमानों के बीच तनाव पहले ही कायम था। अब इसमें यह बता रखा है कि 1991 में जो सर्वे वगैरह होती है उसमें आई थिंक पता चलता है कि एक होता है ना, जांच करते हैं, तो उसमें पता चलता है कि 10 से 12% अब भी मुसलमान हैं। और जो और अल्पसंख्यक वर्ग के लोग, जैसे कि आपके सिख हो गए, ईसाई हो गए, जैन हो गए, बौद्ध हो गए, पारसी हो गए, ये सब, तो अब भारत जो सरकार है, अब वो इन लोगों के साथ कैसा बर्ताव करेगी, ये क्या था, इन लोगों के माइंड में क्वेश्चंस थे। इन संघर्षों के साथ प्रतिस्पर्धा राजनीतिक हित जुड़े थे। मुस्लिम लीग का गठन मुख्य रूप से उपनिवेशिक भारत में मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए हुआ था। तो जो आपकी मुस्लिम लीग थी, मैंने उसमें पहले भी बताया था कि जो मुस्लिम लीग थी उसका उदय ही इसलिए हुआ था, ठीक है, उसका गठन ही इसलिए हुआ था ताकि वो मुसलमानों की रक्षा कर सके, उनके हित की। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग रास्ते की मांग करने के लिए एतबार से अग्रणीय थी। ठीक इसी तरह कुछ और संगठन भी थे जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदुओं को लामबंद करने की कोशिश में लगे थे। जैसे कि मुस्लिम लीग थी, वैसे ही कुछ हिंदू संगठन भी थे जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे। बहरहाल भारत की कौमी सरकार के अधिकतर नेता सभी नागरिकों को समान दर्जा देने के हामी थे, चाहे नागरिक किसी भी धर्म का हो। वे भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में नहीं देखना चाहते थे जहां किसी एक धर्म के अनुयायी को दूसरे धर्म वालियों कहाँ गया के ऊपर वैरियता दी जाए अथवा किसी एक धर्म के विश्वास के मुकाबले बाकियों को हीन समझे। अब जैसे कि एक पता चला ना हमें कि मुस्लिम लीग बनी मुसलमानों के लिए, तो ऐसे ही ना हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कुछ संगठन बने। लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट थी, जो हमारे कुछ दिग्गज जो नेता थे, वो ये चाहते थे कि जो हमारा भारत है वो क्या है कि वो उसको धर्मनिरपेक्ष बनाया जाए, मतलब सभी को समान दर्जा दिया जाए और सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाए। ऐसा ना हो कि जो बहुसंख्यक वाले जो लोग हैं वो अल्पसंख्यक लोगों के साथ भेदभाव करें। इस टाइप की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो भी धर्म के ऊपर। तो ये चीज़ें हुई। वे मानते थे कि नागरिक चाहे किसी भी धर्म का हो, माने उसको दर्जा बाकियों नागरिकों के बराबर ही होना चाहिए। मतलब कि जो हमारे देश के जो नेता थे वो ये मानते थे कि नागरिक चाहे किसी भी धर्म का हो, लेकिन उसको भी सभी नागरिकों के बराबर उसको दर्जा देना चाहिए। नागरिकता की कसौटी धर्म को नहीं बनाया जाना चाहिए। हमारे नेतागण धर्मनिरपेक्ष राज्य के आदर्श के हिमायती थे। उनके इस आदर्श की अभिव्यक्ति संविधान सभा में हुई। मतलब कि जो हमारे जो देश के नेता थे वो ये नहीं सोचते थे कि मतलब धर्म के आधार पर हम किसी के साथ भेदभाव करें। वो सोचते थे कि हम अपने देश को क्या बनाएं, धर्मनिरपेक्ष बनाएं, जहाँ पे सभी धर्मों को क्या हुआ समान नज़रों से देखा जाए। और हमारी संविधान सभा में लिखा, हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें लिखा भी यही है। अब आता है रजवाड़ों का विलय। ये तो हो गया कि भाई विभाजन हो गया, विभाजन के परिणाम हो गए, विभाजन से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई, ये हो गया, किस तरीके से विभाजन हुआ। अब आता है रजवाड़ों का विलय। जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था ना, उससे पहले हिंदुस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक था ब्रिटिश इंडिया और एक थे रियासतें। ब्रिटिश इंडिया वो था जिसपे आपके जो डायरेक्ट जो अंग्रेज होते थे उनका शासन होता था। दूसरी तरफ था राजा महाराजा, जिन पर राजा महाराजाओं का एक तरीके से अधिकार होता था। लेकिन वहाँ चलाते कौन थे, मतलब बैठा तो सिर्फ राजा होता था, लेकिन चलाता कौन था, जो आपके अंग्रेज होते थे वही चलाता था, शासन वासन जो भी था। ब्रिटिश इंडिया दो हिस्सों में था। एक हिस्से में ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत थे, तो दूसरे हिस्से में देसी रियासतें थी। ठीक है,
एक तरीके से क्या थे, मतलब आप डायरेक्ट अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था, वहाँ पे अंग्रेज होती थी, और एक होता है ना छोटे मोटे जो प्रांत होते हैं वहाँ पे थे, वहाँ पे देसी रजवाड़े थे। रजवाड़े मतलब राजा महाराजों जो एक तरीके से शासन चलाते थे। ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांतों में अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण था। जहाँ पे जो ब्रिटिश प्रांतें थी, मतलब ब्रिटिश जो एक तरीके से मतलब भारतीय प्रांत थी जो बहुत बड़ी लेवल की थी, उन पे तो डायरेक्ट अंग्रेज़ों का सीधा नियंत्रण होता था। दूसरी तरफ छोटे बड़े आकार के कुछ और राज्य थे, इन्हें रजवाड़ा कहा जाता था। वहाँ पे राजाओं का शासन होता था, ठीक है, रजवाड़ों पर राजाओं का शासन होता था। राजाओं ने ब्रिटिश राज की अधीनता या कहीं की सर्वोच्चता सत्ता स्वीकार कर रखी थी, और इसके अंतर्गत वह अपने राज्य के घरेलू मामले का शासन चलाते थे। अब जैसे कि ना आपको पता होगा कि जैसे रानी की झांसी, रानी रानी झांसी की रानी, ठीक है, उन्होंने ये स्वाधीनता स्वीकार नहीं की थी, इसलिए उन्होंने ये जो अंग्रेज थे उनसे एक तरीके से युद्ध भी मतलब लड़ा था इसकी 1947 में, सॉरी 1847 में। इसका क्या मतलब होता है स्वाधीनता का, सॉरी, इसका मतलब स्वाधीनता, इसका क्या मतलब होता है कि जैसे कि मान लो कि जो अंग्रेज थे ना, वो पता है क्या करते थे कि आपके अंग्रेज़ मतलब जैसे कि जो राजा महाराजा होते थे, उन्हें ये बोलते थे कि आप यहाँ पे बैठे हुए हो ठीक है, लेकिन यहाँ से जितना भी जो टैक्स वगैरह आएगा ना, उसको लेंगे कौन? हम लेंगे। आप बस बैठ जाओ और यहाँ पे क्या करो, अपना जो भी आपका घर बार है इसमें आप रह सकते हो, लेकिन जो मेन चीज़ें होगी उस पर फ़ैसला हम ही करेंगे। जो आपके घरेलू मसले होंगे उस पे आप फ़ैसला लेना, बाकी हम करेंगे। लेकिन कुछ राजा महाराजा ऐसे होते थे कि जो इस चीज़ को स्वीकार नहीं करते थे, लेकिन कुछ ऐसे राजा महाराजा तो होते थे कि वो सोचते थे कि क्या ही हम इनसे पंगा लें, हम तो इनसे हार ही जाएंगे। तो इसीलिए वो क्या करते थे कि ये जो स्वाधीनता थी अंग्रेज़ों की, वो उसको स्वीकार कर लेते थे कि ठीक है, हम एटलीस्ट अपने घर में तो रहेंगे। इसको बोलते हैं राजाओं ने अच्छा, अंग्रेजी प्रभुत्व के अंतर्गत आने वाले भारतीय साम्राज्य के 1/3 हिस्से में रजवाड़े कायम थे। प्रत्येक 4 प्रांतों में किसी न किसी रजवाड़े की प्रजा होती थी। मतलब कि एक आप छोटे-छोटे इलाकों में चले जाओ, एक कहीं दूसरा राजा है, थोड़ी जगह पे जाओगे तो कोई दूसरा राजा है, तो इस तरीके से क्या थे, रजवाड़ों की प्रजाएँ होती थी। अब इन रजवाड़ों से हमें क्या समस्या थी? आज़ादी के तुरंत पहले अंग्रेजी शासन ने घोषणा की कि भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व के साथ ही रजवाड़े भी ब्रिटिश अधीनता से आज़ाद हो जाएंगे। अंग्रेज़ों ने बोला कि हम अगर जैसे कि जब भारत आज़ाद होगा तो ऐसे जो रजवाड़े भी हैं वो भी आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया ना, जो अंग्रेज़ थे बड़े चालाक थे, इन्होंने एक रजवाड़ों के माइंड में ये चीज़ डाल दी कि आप अगर इन्होंने बोला कि जो रजवाड़े हैं वो अगर पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं तो पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं, वहीं अगर वो भारत के साथ जाना चाहते हैं तो वो भारत के साथ जा सकते हैं। और इन्होंने एक तीसरा ऑप्शन भी दिया कि अगर वो अपना स्वतंत्र एक राज्य बनाना चाहते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं, तो वो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। तो ये चीज़ थी, ठीक है। इसका मतलब यह था कि सभी रजवाड़े, उस टाइम पर रजवाड़ों की जो संख्या थी वो 565 थी, ब्रिटिश राज की समाप्ति के साथ ही कानूनी तौर पर आज़ाद हो जाएंगे। अंग्रेजी राज का नज़रिया था कि रजवाड़े अपनी मर्जी से चाहें तो भारत या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाएं। भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र हैसियत बनाए रखने का फैसला रजवाड़ों की प्रजा को नहीं था। मतलब अब ये क्या था कि जो अंग्रेज़ों ने तो बोल दिया कि पाकिस्तान और भारत में जा सकते हैं या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी बना सकते हैं, लेकिन ये जो फैसला था वो कौन करेगा? ये जो राजा होगा वही करेगा। मतलब इनकी प्रजा को ये फैसला नहीं था, अधिकार नहीं था। ये अपने आप में बड़ी गंभीर समस्या थी, और इससे अखंड भारत के अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा था। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि अब 565 रियासतें हैं, और 565 रियासतें बोले कि हमें स्वतंत्र रहना है, तो भारत के फिर कितने टुकड़े होंगे? बहुत ज़्यादा टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि पहले ही भारत बढ़ चुका है 2 हिस्सों में। तो भारत ये चाहता था कि ये जितने भी रजवाड़े हैं वो क्या करें, वो हमारे साथ शामिल हो जाएं, ताकि भारत का विभाजन मतलब इस तरीके से ना हो, भारत से टुकड़े ना हो। समस्या ने जल्दी ही अपने तेवर दिखाने शुरू किए। सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने अपने राज्य को आज़ाद रखने की घोषणा की। अगले दिन हैदराबाद के निजाम ने ऐसी घोषणा की। हैदराबाद का जो राजा हुआ करता था उसको निजाम कहते थे। कुछ शासक मसलन भोपाल के नवाब संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते थे।
रजवाड़ों के शासकों के रवैये से ये बात साफ हो गई थी कि आज़ादी के बाद हिंदुस्तान कई छोटे छोटे देशों की शक्ल में बँट जाने वाला है। मतलब कि जब देश आज़ाद हुआ और उस तरीके से जब राजाओं ने अपने तेवर दिखाए, कुछ एक त्रावणकोण के राजा थे, उन्होंने बोला कि हम अपने राज्य को आज़ाद रखना चाहते हैं। फिर जो हैदराबाद का निज़ाम था, हैदराबाद का जो शासक था, उसने बोला कि हम भी आज़ाद होना चाहते हैं। ठीक है। फिर भोपाल के जो नवाब थे, उन्होंने बोला कि हम संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते। हम मतलब भारतीय संघ में तो आना चाहते हैं लेकिन संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते। तो रजवाड़ों के शासकों के रवैये से मतलब एक होता ना कि अब क्या था कि लोगों को डर लग रहा था कि कहीं भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बट ना जाए। लोकतंत्र का भविष्य अंधकार में जान पड़ रहा था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का लक्ष्य एकता और आत्मनिर्णय के साथ साथ लोकतंत्र का रास्ता आख्यात करना था। इसे देखते हुए यह स्थिति अपने आप में बड़ी विचित्र थी। अधिकतर रजवाड़ों में शासन अलोकतांत्रिक रीति से चलाया जाता था और रजवाड़े के शासक अपनी प्रजा को लोकतांत्रिक। अच्छा, अब इसमें क्या बताया हुआ है कि भाई भारत सरकार क्या चाहती थी कि हम अपने देश को लोकतांत्रिक बनाएं, लेकिन रजवाड़ों को जब ये पता चला कि जो भारत सरकार है वो लोकतांत्रिक सरकार अपनाना चाहती है। लोकतंत्र का क्या मतलब होता है? जहाँ पे लोग अपने नेता को खुद चुन सकें, है ना, ये मतलब होता है। लेकिन जो रजवाड़े थे वो ये नहीं चाहते थे, वो अलोकतांत्रिक रीति ही अपनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि भाई हम अपनी मर्जी से शासन कर सकें, ऐसा ना हो कि प्रजा हमें चुने और फिर कोई और आ जाए, है ना। वो अपनी एक तरीके से गद्दी नीचे हटाना चाहते थे। तो इसलिए बहुत सारे जो राजा महाराजे थे वो मना कर रहे थे। अब आता है सरकार का नज़रिया। अब ये जो रजवाड़े हैं, इन पे सरकार का नज़रिया क्या था? छोटे बड़े विभिन्न आकार के देशों में बट जाने की इस संभावना के विरुद्ध अंतरिम सरकार। अच्छा, अंतरिम सरकार जब आपके उसको मतलब 1947 से पहले जितनी भी जो सरकार थी उसको अंतरिम सरकार ही बोलते थे, जब तक कोई बनी नहीं थी। अंतरिम सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। माउंटबेटन योजना के तहत रियासतें भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के लिए स्वतंत्र थीं, है ना। रजवाड़ों के साथ साथ रजवाड़ शासकों को मनाने समझाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अहम भूमिका निभाई। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने बहुत ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी जो रजवाड़े थे उनके विलय में। अच्छा, जो आपकी जो रजवाड़े जो होंगे, जो रियासतें होंगी, ठीक है, अगर वो शामिल होंगी ना भारत सरकार में, तो उसके लिए क्या होता था, एक ना भारतीय संघ पर एक पत्र होता था, उस पर हस्ताक्षर करने होते थे। उस पत्र आगे आएगा वो थोड़ा सा। आज ये आसान जान पड़ता है, लेकिन अपने आप में ये बहुत जटिल काम था। इसके लिए बड़ी चतुराई और युक्तिपूर्ण पहलकदमी की ज़रूरत थी। मिसाल के तौर पर आज के उड़ीसा में ही तब 26 और छत्तीसगढ़ में 15 छोटे छोटे रजवाड़े थे। सौराष्ट्र मतलब कि आज का जो महाराष्ट्र उसको सौराष्ट्र बोलते थे पहले। 14 बड़े और 119 छोटे रजवाड़े, अनेक प्रशासनिक तंत्र थे। मतलब भाई खुद एक अंदाज़ा लगा लो, छत्तीसगढ़ में 26, आपके उड़ीसा में 26, छत्तीसगढ़ में 15, ठीक है, महाराष्ट्र में आपके 14 बड़े और आपके छोटे कितने 119। तो मतलब इतने सारे, अगर लोगों ने बोल दिया कि भाई अब हम अपना अलग राज्य बनाएंगे, तो मतलब क्या ही होगा देश का, वो तो बहुत छोटे टुकड़े में बढ़ जाएगा ना। तो इसीलिए इनको भारत में शामिल करने की बहुत ज़्यादा क्या थी, आवश्यकता थी। कैसे भी करके इनको करना ही था शामिल। देसी रजवाड़ों की इस चर्चा से 3 बात सामने आती हैं। पहली बात तो ये कि अधिकतर रजवाड़े के लोग भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। मतलब कि अधिकतर मतलब ज़्यादा जो रजवाड़े थे वो भारत में शामिल होना चाहते थे। दूसरी बात ये कि भारत सरकार का रुख लचीला था और वह कुछ इलाकों को स्वायत्तता देने के लिए तैयार थी, जैसे कि जम्मू कश्मीर में हुआ। भारत सरकार ने विभिन्नताओं को सम्मान देने और विभिन्न क्षेत्रों की मांग को संतुष्ट करने के लिए यह रुख अपनाया था। मतलब कि जो भारत सरकार थी वो क्या कर रही थी, वो ये चाहती थी कि हम प्यार से और इनको थोड़ा सा लालच दे के एक तरीके से क्या करें कि इनके जो राज्य हैं उसको भारत सरकार में शामिल कर लें। तो ऐसे में कुछ जो राजा थे उन्होंने ऐसा किया भी, वो शामिल हुए भी। उन्होंने क्या बोला कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो कहते थे हम आपको क्या करेंगे, आपको थोड़ी सी रियायत दे देंगे, कुछ स्वायत्तता दे देंगे, लेकिन आप क्या करो भारतीय संघ में आप शामिल हो जाओ। तीसरी बात, विभाजन की पृष्ठभूमि में विभिन्न इलाकों के सीमांकन के सवाल पर खींचतान जोर पकड़ रही थी
और ऐसे में देश की क्षेत्रीय अखंडता एकता का सवाल पर ज़्यादा अहम उठा रहा था। अब आता है शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए सभी रजवाड़े जिनकी सीमाएं आज़ाद हिंदुस्तान की नई सीमाओं से मिलती थी 15 अगस्त 1939 से पहले ही भारतीय संघ में शामिल हो गए। अब ये जो रजवाड़े थे, मतलब ये तो हमें पता चल ही गया था ना कि हमारा देश आज़ाद होने वाला है, वो तो एक थोड़ा सा लेट हो गया। तो ये जो रजवाड़ों वाला काम है ना, ये हमने क्या किया था, ये पहले ही कर लिया था, जब 15 अगस्त से पहले ही कर लिया था, बना लिया था जो भी रजवाड़े थे उनको। 15 अगस्त 1947 से पहले ही भारतीय संघ में शामिल हो गए। मतलब जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ, मतलब 15 अगस्त से पहले ही उन्होंने क्या किया, रजवाड़ों में साइन कर दिया सहमति पत्र जो था उस पर। अधिकतर रजवाड़े के शासकों ने भारतीय संघ में अपने विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। मतलब कि जो भी रजवाड़े अगर जब शामिल होते थे भारतीय संघ में, तो उसके लिए एक पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़ते थे, तो उस पर उस पर साइन कर दिए। अब ये जो सहमति पत्र था उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इस पत्र पर हस्ताक्षर का अर्थ था रजवाड़े भारतीय संघ का अंग बनने के लिए सहमत हैं। लेकिन कुछ ऐसे, सिर्फ 4 ऐसे रजवाड़े थे जो भारतीय संघ में शामिल होना नहीं चाहते थे। एक आपका जूनागढ़, हैदराबाद, मणिपुर की कुछ रियासतें ऐसी थी जो चाहती थी मतलब हम अलग अपना बनाएं, अस्तित्व बनाएं। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है कि सहमति पत्र को और किस नाम से जानते हैं, तो आप कह सकते हो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, या फिर भारतीय संघ में शामिल होने के लिए जो रजवाड़े थे उनको किस पत्र पर साइन करने पड़ते थे, तो इसका नाम बता सकते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये रहा, ये क्या है, ये हैदराबाद का निज़ाम है, मतलब वहाँ का जो शासक होता था उसको निज़ाम कहते थे। अब आता है जो हैदराबाद है उसका विलय कैसे हुआ। हैदराबाद की रियासत बहुत बड़ी थी। यह रियासत चारों तरफ से हिंदुस्तान इलाकों से घिरी हुई थी। पुराने हैदराबाद के कुछ हिस्से आज के महाराष्ट्र, कर्नाटक और बाकी हिस्से आंध्र प्रदेश में हैं। हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था और वह दुनिया के सबसे दौलतमंद लोगों में शुमार किया जाता था। अब बता रखा है कि आज का जो है जो पहले का जो हैदराबाद था वो बहुत बड़ा था। उसमें जैसे आज का मान लो आपके आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये सब क्या था, ये हिस्सों मतलब ये सारे हिस्से मतलब इतने एरिया में फैला हुआ था। अब तो टुकड़े हो गए ना। और जो हैदराबाद के शासक था उसको निजाम कहा जाता था और वो दुनिया का सबसे दौलतमंद इंसान हुआ करता था। निजाम चाहता था कि हैदराबाद की रियासत को आज़ाद रियासत का दर्जा दिया जाए। निजाम ने सन 1947 के नवंबर में भारत के साथ यथास्थिति बहाल रखने का एक समझौता किया। यह समझौता 1 साल के लिए था। इस बीच भारत सरकार ने हैदराबाद के निजाम के साथ बातचीत जारी रखी। अब क्या हुआ कि जो निजाम था वो ये चाहता था कि हम क्या करें कि हम जो रियासत है उसको हम 1 साल तक क्या करें, एक समझौता करता है वो जो भारतीय सरकार होती है उसके साथ कि 1 साल तक ये जो भी स्थिति है हम उसको रखना चाहते हैं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसके बाद हम देखेंगे। तो भारतीय सरकार क्या कहती है ठीक है, 1 साल तक क्या करती है, उसको एक आज़ाद रियासत होने का दर्जा दे देती है कि ठीक है रख लो। इसी दौरान हैदराबाद की रियासत के लोगों के बीच निजाम के शासन के खिलाफ एक आंदोलन ने जोर पकड़ा। अच्छा, अब जो हैदराबाद का निजाम था वहाँ की जो प्रजा थी वो हिंदू थी और जो राजा था वो मुस्लिम था। तेलंगाना इलाके के किसान निजाम के दमनकारी शासन से खासतौर पर दुखी थे। वे निजाम के खिलाफ उठ खड़े हुए। महिलाएं निजाम के शासन में सबसे ज़्यादा जुल्म का शिकार होती थी। अब क्या होता है कि इस आंदोलन मतलब 1 साल होने से पहले ही क्या होता है कि वहाँ के जो तेलंगाना होते हैं वहाँ के किसानों पे बहुत ज़्यादा निजाम अत्याचार कर रहा था। अब किसानों ने क्या किया कि जो निजाम था उसके खिलाफ आंदोलन कर दिया और इसमें जो महिलाएं थी उसने भी पार्टिसिपेट किया। महिलाओं को ज़्यादा जुल्म का शिकार हुआ करती थी। महिलाएं भी बड़ी संख्या में इस आंदोलन से आ जुड़ी। हैदराबाद शहर इस आंदोलन का गढ़ बन गया। कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस इस आंदोलन की अग्रणी पंथी थी। आंदोलन को देख निजाम ने लोगों के खिलाफ एक अर्धसैनिक बल रवाना किया। अच्छा, हैदराबाद का जो शासक होता था उसको निजाम कहा जाता था और इसके जो सैनिक होते थे उनको रज़ाकार कहते थे। रज़ाकार अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक और अत्याचारी थे। रज़ाकारों ने गैर मुसलमानों को खासतौर पर अपना निशाना बनाया। अब क्या किया कि ये जो आंदोलन था इसको दबाने के लिए निजाम ने जो इसके सैनिक थे उनको भेज दिया और जिनको रज़ाकार कहते हैं। रज़ाकारों ने लूटपाट मचाई, हत्या की और वो बलात्कार पर उतारू हो गए।
1948 के सितंबर में भारतीय सेना ने निजाम के सैनिकों पर काबू पाने के लिए हैदराबाद आ पहुंची। मतलब कि जो फिर भारतीय सरकार थी उसने क्या किया कि हैदराबाद अपनी सेना को भेजा और जो निजाम के सैनिक थे उन पे काबू पाया। कुछ रोज़ तक रुक रुक कर लड़ाई चली और इसके बाद निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो भारतीय सेना थी उनसे मतलब थोड़ी बहुत लड़ाई चली और फिर बाद में क्या हुआ कि वो आत्मसमर्पण कर देता है जो निजाम होता है वो, और इस तरीके से क्या होता है भारत में हैदराबाद का विलय हो जाता है। फिर आता है मणिपुर की बारी। आज़ादी के चंद रोज़ पहले मणिपुर के महाराजा बोध सिंह ने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ पर अपनी रियासत के विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। मतलब कि जो मणिपुर के राजा थे वो तो चाहते थे कि जो वो भारतीय संघ में वो शामिल हो, इसलिए वो क्या करते हैं कि जो सहमति पत्र होता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन उस पर साइन कर देते हैं। इसकी अवज में उन्हें ये आश्वासन दिया गया कि मणिपुर के आंतरिक स्वायत्तता बरकरार रहेगी। मतलब कि जो बोध सिंह जो राजा थे उनको ये बोला कि आप जो आपकी जो आंतरिक स्वायत्तता है, मतलब आप कोई भी फैसला लेना चाहते हो वो ले सकते हो, ठीक है, अपने इस एरिया के लिए। जनमत के दबाव में महाराजा ने 1948 के जून में चुनाव करवाया और इस चुनाव के फलस्वरूप मणिपुर की रियासत में संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। फिर क्या होता है 1948 में एक तरीके से चुनाव करवाया जाता है और ठीक है, जो वहाँ की जो जनता थी थोड़ा दबाव डाला उन्होंने, वहाँ पे चुनाव करवाया जाता है और वहाँ पे एक तरीके से संवैधानिक राजतंत्र हो जाता है। मतलब कि राजतंत्र तो है लेकिन वहाँ पे थोड़ा संवैधानिक है। मणिपुर भारत का पहला भाग है जहाँ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव करवाए गए। तो मणिपुर क्या है, भारत का पहला राज्य था जहाँ पे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हुए। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि सभी जितने भी जो हमारे वयस्क सदस्य होते हैं उनको मतलब वोट डालने का अधिकार होता है। उस टाइम पे वोट डालने की आयु 21 वर्ष थी। मणिपुर की विधानसभा में भारत में विलय के सवाल पर गहरे मतभेद थे। मणिपुर की कांग्रेस चाहती थी कि इस रियासत को भारत में मिला लिया जाए, जबकि दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियां इसके खिलाफ थी। भारत सरकार ने महाराजा को राजी किया कि भारतीय संघ में शामिल होने के समझौते पर हस्ताक्षर करें। 1949 में भारत सरकार को इसमें सफलता मिली। मतलब कि पहले तो क्या था, उन्होंने जो भारतीय सरकार थी वो कह रही थी कि हाँ ठीक है आपको हम स्वायत्तता देंगे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो और पार्टियां थी वो ये मतलब कांग्रेस तो ये चाहती थी मतलब उसमें शामिल किया जाए, लेकिन जो दूसरी पार्टी थी राजनीतिक पार्टी वो इसके खिलाफ थी। लेकिन भारत सरकार क्या करती है, जो महाराजा होते हैं उसको राजी कर लेती है और एक तरीके से पहले तो उनका थोड़ा बहुत राजतंत्र था, लेकिन बाद में पूरी तरीके से क्या होता है कि भारतीय सरकार का मतलब वहाँ पे शासन शुरू हो जाता है, भारतीय सरकार के अंदर आ जाती है। ये एक तरीके से कानून बनाया हुआ है कि जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनकी क्या अहम भूमिका थी जो रजवाड़े थे उनके विलय में। अब आता है राज्यों का पुनर्गठन। बंटवारे और देसी रियासतों के विलय के साथ ही राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का अंत नहीं हुआ। भारतीय प्रांतों की आंतरिक सीमाओं को तय करने की चुनौतियां भी सामने थी। यह महज प्रशासनिक विभाजन का मामला ना था, प्रांतों की सीमाओं को इस तरह तय करने की चुनौती थी कि देश की भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता को एक झलक मिले। ये राष्ट्रीय अच्छा, अब इसमें क्या बता रखा है, जब हमारा अब क्या है कि भारत आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद उसको पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, फिर हिंसा हुई, उसका विस्थापन हुआ, उसके परिणाम निकले, फिर भाई रजवाड़ों की समस्या पैदा हो गई। इन सब के बाद मतलब ये तो नई ताज़ा चीज़ थी। इसके बाद ही क्या हुआ, राज्यों का पुनर्गठन। मतलब कि जब देश आज़ाद नहीं हुआ था 1920 के आई थिंक 1920 में एक नागपुर अधिवेशन हुआ था, तो उसमें ये बात की गई थी कि जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा तो हम क्या करेंगे कि जो राज्यों का पुनर्गठन है, अगर हम कोई राज्य है उसको नया राज्य बनाएंगे तो किसके आधार पर बनाएंगे, भाषा के आधार पर बनाएंगे। तो इसकी समस्या आ गई। तो अब क्या है, राज्यों का पुनर्गठन की मतलब राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, कैसे राज्य बनाए गए। औपनिवेशिक शासन के समय प्रांतों की सीमाएं प्रशासनिक सुविधाओं के लिहाज से तय की गई थी। ये ब्रिटिश सरकार ने जितने क्षेत्र को जीत लिया हो उतना क्षेत्र एक अलग प्रांत मान लिया जाएगा। प्रांतों की सीमा इस बात से भी तय होती थी कि किसी रजवाड़े के अंतर कितना इलाका शामिल है। अब इसमें बताया हुआ है कि जो इलाका जितना जो ब्रिटिश सरकार जीत लेती थी उसको एक अलग अलग प्रांत का नाम दे दिया जाता था, और जो रजवाड़ों का अंतर्गत होता था वो एक अलग होता था, इलाका शामिल होता था।
हमारी राष्ट्रीय सरकार ने ऐसे सीमांकन को बनावटी मानकर खारिज कर दिया गया, लेकिन जो हमारी जो गवर्नमेंट थी उस भारतीय सरकार ने बोला कि उसको खारिज कर दिया। उन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का वादा किया। सन 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ। दरअसल इसके बाद से ही इस सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मान लिया था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा। अनेक प्रांतीय कांग्रेस समितियों को भाषाई इलाकों के आधार पर बनाया जाएगा और ये समितियां ब्रिटिश इंडिया के प्रशासनिक विभाजन को कामकाज में नहीं बरती जाएंगी। अब इसमें बता रखा है कि अब ये जो पहले जो ब्रिटिश जो मतलब जो अंग्रेज़ जो बनाते थे प्रांत, उनको एकदम खारिज कर दिया। भारत ने जो भारतीय सरकार थी उसने बोला कि भाई अब हम कैसे बनाएंगे राज्य, भाषा के आधार पर। जहाँ पे जितनी भाषा बोलने वाले लोग होंगे उनके लिए अगर वो मांग करेंगे तो हम एक क्या करेंगे, एक राज्य बना देंगे। आज़ादी और बंटवारे के बाद स्थिति बदली। हमारे नेताओं को चिंता हुई कि अगर भाषा के आधार पर प्रांत बनाए गए तो इससे अव्यवस्था फैल सकती है तथा देश के टूटने का खतरा पैदा हो सकता है। हमारे नेताओं को यह भी लग रहा था कि भाषावर राज्यों के गठन से दूसरी सामाजिक आर्थिक चुनौतियों से ध्यान भटक सकता है, जबकि देश इन चुनौतियों की चपेट में है। केंद्रीय नेतृत्व में इस मसले को स्थगित करने का फैसला किया गया। रजवाड़ों का मसला अभी हल ही नहीं हुआ था। बंटवारे की यादें भी ताज़ा ही थी। मतलब क्या था कि भाई अभी तो नया नया देश आज़ादी हुआ है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब पहले तो 1920 में कुछ बात अलग थी, क्योंकि देश का बंटवारा नहीं हुआ था। लोगों को लग रहा था बहुत हमारे नेताओं को लग रहा था बहुत ईजी होगा, ठीक है सब। लेकिन जब देश का बंटवारा हुआ, बहुत सारी चीज़ें हो गई, लड़ाई झगड़े, हिंसा, आर्थिक प्रॉब्लम, गरीबी, ये सारी चीज़ें आ गई। तो क्या था कि हमारे नेता को फिर सोचने लग गए कि अगर हमने भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन कर दिया तो इससे अव्यवस्था फैल जाएगी। फिर दूसरे लोग भी बोलेंगे कि भाई हमारी भाषा के आधार पर भी राज्य बनाओ। तो ये क्या था, बहुत चिंता का विषय बन गया। केंद्रीय नेतृत्व के इस फैसले को स्थायी नेताओं और लोगों ने चुनौती दी। पुराने मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषाई क्षेत्रों में विरोध भड़क उठा। पुराने मद्रास प्रांत में आज के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश शामिल हैं। अब क्या हुआ कि जो मद्रास था, पुराना वाला मद्रास था, उसमें तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश शामिल था। अब इसके कुछ हिस्सों में और कुछ हिस्सों में केरल और कर्नाटक भी था। मतलब देख लो फिर मद्रास कितना बड़ा था। विशाल आंध्र प्रदेश ने मांग की कि मद्रास प्रांत के तेलुगु इलाकों को अलग करके एक नया राज्य बनाया जाए। अब क्या था, मद्रास में जो तेलुगु भाषा बोलने वाले लोग रहते थे, उन्होंने बोला कि भाई हमें एक अलग राज्य चाहिए जिसका नाम होना चाहिए आंध्र प्रदेश। तेलुगु भाषाई क्षेत्र की लगभग सारी राजनीतिक शक्तियाँ मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के पक्ष में थी, और जितनी भी वहाँ की जो राजनीतिक पार्टी वगैरह थी वो क्या थी, वो इस चीज़ के लिए रेडी थी कि हाँ सही है, बनाओ आराम से वो आंध्र प्रदेश बनाओ। ये मांग करी थी किससे, गवर्नमेंट से। केंद्र सरकार हाँ ना की दुविधा में थी और उसकी इसी मनोदशा से इस आंदोलन ने जोर पकड़ा। कांग्रेस के नेता और दिग्गज गांधीवादी पोट्टी श्रीरामुलु अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। अब जो वहाँ के एक नेता थे, बहुत ज़्यादा गांधीवादी विचार के थे, उनका नाम था श्रीरामुलु पोट्टी। अब इन्होंने क्या किया, एक भूख हड़ताल कर दी। अब 56 दिन की भूख हड़ताल इन्होंने की और 56 दिन बाद क्या हुआ, इनकी मौत हो गई भूख हड़ताल के कारण। इससे बड़ी अव्यवस्था फैली और आंध्र प्रदेश में जगह जगह हिंसक घटनाएं हुई। अब मतलब अभी तो मद्रास के बाद अब तो आंध्र प्रदेश बोल रहा है, लेकिन पहले तो मद्रास है। तो वहाँ पे क्या हुआ, अब हिंसक जो उनका आंदोलन, जो एक शांतिपूर्ण आंदोलन था, अब क्या हुआ, हिंसक हो गया, क्योंकि भाई उनके नेता की डेथ हो गई ना। लोग बड़ी बड़ी संख्या में सड़कों पर निकल आए। पुलिस फायरिंग में अनेक लोग घायल हुए या मारे गए। मद्रास में अनेक विधायकों ने विरोध जताते हुए अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया। आखिरकार 1952 के दिसंबर में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश नाम से एक अलग राज्य बनाने की घोषणा की। अब भाई क्या हुआ कि जब उनको लग रहा था कि यार अभी हम पहले ही इतनी सारी चीज़ देख के आए, हम दोबारा अपने देश में कहते हैं हिंसा नहीं चाहते, तो उन्होंने क्या किया, जो नेहरू जी थे, उन्होंने एक आंध्र प्रदेश राज्य बनाने की घोषणा कर दी कि ठीक है हम बना देंगे। ये रहा, इसमें बताया ना मद्रास, पहले मद्रास बहुत बड़ा था, मद्रास है केरल, ये रहा आंध्र प्रदेश, तो बहुत ज़्यादा बड़ा था। आंध्र प्रदेश के गठन के साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में भी भाषा के आधार पर राज्यों को गठित करने का संघर्ष चल पड़ा।
अब होता है ना कि चलो इसका हो गया तो हमारा क्यों नहीं हो रहा, हमारे लिए भी बनाओ। तो इस तरीके से क्या हुआ, फिर आंध्र प्रदेश बना, फिर और जो देश और जो राज्य के जो लोग थे वो भी उठ खड़े हुए कि हमारे लिए भी एक नया राज्य बनाओ हमारी भाषा के आधार पर। तो जो हमारी गवर्नमेंट थी वही वो उससे परेशान हो गई, तो उसने क्या किया, इसके लिए एक आयोग ही बना दिया। इन संघर्षों से बंधे होकर केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। राज्य पुनर्गठन आयोग का काम क्या था कि मतलब नए राज्यों को बनाना, राज्यों का पुनर्गठन करना। इस आयोग का काम राज्यों के सीमांकन के मामले पर गौर करना था। इसने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का आधार वहाँ बोली जाने वाली भाषा के आधार होगा। अब इसमें क्या बताया हुआ है कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया, अब ये जो आयोग जो भी नया राज्य बनाएगा उसका आधार क्या होगा, वहाँ बोली जाने वाली भाषा। वहाँ पे मतलब जितने लोग एक मतलब एक ही बात, जैसे मान लो जितने ज़्यादा बोलने वाले लोग रहेंगे उसके लिए बेशक एक नया राज्य बना दिया जाएगा। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग पास हुआ। मतलब कि ये जो आयोग बनाया उसके बाद 1956 में क्या हुआ, राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया। इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक है, यहाँ पे दे रखा सिवरामिलु पोटी का थोड़ा सा एक पैराग्राफ है, इसको एक बार आप रीड कर लेना, इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। आज़ादी के बाद के शुरुआती सालों में एक बड़ी चिंता थी कि अलग राज्य बनाने की मांग से देश की एकता पे आंच आएगी। आशंका थी कि नई भाषाई राज्यों में अलगाववाद की भावना पनपेगी और नवनिर्मित भारत रास्ते पर दबाव बढ़ेगा। जनता के दबाव में आखिरकार नेतृत्व में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का मन बनाया। अब इसमें बताया हुआ है कि हमारे जो नेता थे वो तो यही सोच रहे थे कि भाई अगर मान लो कि हमने भाषा के आधार पर राज्य बना दिया तो क्या होगा कि लोगों के अंदर एक अलगाववाद पैदा हो जाएगा, है ना, कुछ मतलब जो एकता है उस पर खतरा ना मंडरा है। तो मतलब जो हमारे नेता थे वो यही चीज़ सोच रहे थे। उम्मीद थी कि अगर हर इलाके के क्षेत्र में भाषाई दावे को मान लिया गया तो बंटवारे और अलगाववाद के खतरे में कमी आएगी। लेकिन फिर ये सोच रहे थे कि यार अगर एक तरफ ये भी सोच रहे थे कि चलो एक काम करते हैं, मान ही लेते हैं, क्या हो गया, फिर एक तरीके से मतलब जो लड़ाई झगड़े हैं वो थोड़े से कम हो जाएंगे। इसके अलावा क्षेत्रीय मांगों को मानना और भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन करना एक लोकतांत्रिक कदम के रूप में भी देखा गया। मतलब कि हमने तो बोला ही था कि भाई हम लोकतंत्र को अपनाएंगे, लेकिन लोकतंत्र अपनाएंगे तो एक बार वो दिखे भी तो सही। तो लोकतंत्र क्या कहता है, जो लोग कह रहे हैं उन्हीं की बात मानो ना। अगर लोग इस चीज़ के लिए आंदोलन करें तो उनके एटलीस्ट बात मानो। तो फिर ये क्या था कि एक लोकतंत्र कदम को भी दिखाना था। भारतीय राज्य के भाषावर राज्यों के पुनर्गठन की घटना को आज 50 साल से भी अधिक समय हो गया। हम कह सकते हैं कि भाषाई राज्य तथा इन राज्यों के गठन के लिए चले आंदोलन ने लोकतांत्रिक राजनीति तथा नेतृत्व की प्रकृति को बुनियादी रूप में बदला है। मतलब कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग है उसको बने हुए अब तो 50 साल या उससे भी ज़्यादा का टाइम हो गया है। तो ये क्या है कि ये जो आंदोलन चले ये क्या था, एक लोकतांत्रिक राजनीतिक नेतृत्व की एक तरीके से ना कि लोकतंत्र का क्या मतलब है, लोकतंत्र का मतलब है कि जहाँ पे लोग अपनी बात को मनवा लें। तो ये उस चीज़ को भी दिखाता है। राजनीति और सत्ता में भागीदारी का रास्ता अब एक छोटे छोटे अंग्रेजी भाषी अभिजात तबके के लिए ही नहीं बाकियों के लिए भी खुल चुका है। इसमें अब ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। आपके बताया हुआ है एक समरूप आधार भी मिला। बहुतों की आशंका के विपरीत इससे देश नहीं टूटा, इसके विपरीत देश की एकता और मजबूत हुई। सबसे बड़ी बात यह कि भाषावर राज्यों के पुनर्गठन से विभिन्नता के सिद्धांत को स्वीकृति मिली। अब क्या हुआ कि बहुत से लोग ये सोच रहे थे कि अरे ये भाषा के आधार पर राज्य बनाने लग जाएंगे तो देश क्या होगा, टूट जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इससे क्या हुआ, देश में एकता बढ़ी और देश और मजबूत हुआ। लोगों के बीच में मतलब एक होता ना मजबूती आ गई। जब हम ये कहते हैं कि भारत ने लोकतंत्र अपनाया तो इसका सीधा मतलब ये नहीं, सीधा सा मतलब इतना भर नहीं होता कि भारत में लोकतांत्रिक संविधान पर अमल होता है।
अथवा भारत में चुनाव भी करवाए जाते हैं। मतलब हमने ये तो कह दिया कि भारत में लोकतंत्र है, लेकिन क्या है, भारत में चुनाव भी होते हैं। ये सिर्फ कहना भर नहीं होता कि चलो लोकतंत्र है, लेकिन इस पे अमल भी तो होता है ना। भारत में चुनाव भी करवाए जाते हैं। भारत के लोकतांत्रिक होने का एक व्याहत अर्थ है, लोकतंत्र को चुनने का अर्थ था, विभिन्नताओं को पहचानना और उन्हें स्वीकार करना था। साथ ही ये मानकर चलना कि विभिन्नता में आपसी विरोध भी हो सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत में लोकतंत्र की धारणा विचारों और जीवन पद्धतियों की बहुलता की धारणा से जुड़ी है। आगे दिनों में इसमें खास ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पॉर्टेंट था वो ऊपर ही था, जो मैंने पढ़ा दिया है। इसके मैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता देती हूँ क्या क्या बन सकते हैं। एक तो आपका क्वेश्चन आ सकता है कि जो नेहरू जी थे, उन्होंने कौन सा भाषण दिया जब देश आज़ाद हुआ, संविधान सभा को संबोधित करते हुए कौन सा भाषण दिया। तो भाग्यवती चिरपति चिरभेट और ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जिस भाषण को जाना जाता है। फिर आपका आ सकता है कि स्वतंत्र भारत के सामने प्रमुख चुनौतियों की तीन चुनौतियों के बारे में बताओ। तो आप ये चुनौती बता सकते हो। एकता के सूत्र में बांधने की चुनौती मैंने आपको बताई थी, लोकतंत्र कायम रखने की, सबके भले की चुनौती थी। फिर आपके पास आ सकता है क्वेश्चन, मेरे टाइम पे ये क्वेश्चन आए हुए हैं कि जो विभाजन हुआ भारत पाकिस्तान के बंटवारे के टाइम पे, मतलब किस तरीके से विभाजन हुआ, तो आप वो बता सकते हो। और विभाजन के परिणाम क्या निकले, उसकी प्रक्रिया क्या थी, है ना। ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो। और आप क्या सकता है, हैदराबाद का विलय बताओ। हैदराबाद का विलय किस तरीके से हुआ, ये बताना चाहिए। आप एक बार बता सकते हो आप। बस इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें से कुछ नहीं आता। और राज्य पुनर्गठन आयोग, ये इम्पोर्टेंट है, ये आता है पेपर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।